पदम पंकज की बात सुनने के लिए मान जाते हैं। तब आहान वहां से चला जाता है। वो लीना से मिलता है जो उसके साथ फ्लर्ट करती है। जब वो वापस रूम में आता है तब पदम बहुत खुश होते हैं और देविक के साथ डील कैंसिल करके पंकज के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। आहान उन्हें अकेला छोड़कर चले जाता है और लीना भी उसके पीछे आती है। लिफ्ट में कोई आदमी किसी का मर्डर करके भागने की कोशिश करता है पर आहान की वजह से वो पकड़ा जाता है। अगले दिन पंकज उससे मिलने आता है। उसके 2 दिन बाद देविक उससे मिलने आता है। जब आहान ने सुना कि देविक उससे डील के बारे में बात करने आया है तब उसने उसकी तरफ देखा और कहा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। पंकज ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। उसने मुझसे मदद मांगी और मैंने उसकी मदद की। इसके अलावा मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर पदम ने पंकज को चूज किया है इसका मतलब साफ है कि वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। देविक ने कहा, आहान सर, मैं जानता हूँ कि आप कितने पावरफुल हैं। मैं पहले ये नहीं जानता था, इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देविक इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था कि आहान को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही देविक है जिसने कुछ दिन पहले उसे थप्पड़ मारा था और अकड़ दिखा रहा था। आहान ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें याद है ना तुमने क्या किया था? तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। ये बात मैं कैसे भूल जाऊं? देविक को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कहा, आहान सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आहान ने उसे देखा। वो बहुत सीरियस था, इसलिए आहान भी सीरियस हो गया और उसने कहा, अब तो डील हो गई है। अब मैं उस डील के मामले में तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने पंकज से उसकी मदद करने का प्रॉमिस किया था, इसलिए अब वो डील तुम्हारी नहीं हो सकती है। ये सुनकर देविक ने कहा, मैं जानता हूँ, जो होना था वो तो हो गया। मैं उस प्रोजेक्ट के लिए आपसे माफी मांगने नहीं आया हूँ। मैं सच में चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दो। आहान ने उसकी तरफ देखा और क्यूरियसली कहा, तुम जितना सीधा बन रहे हो ना, उतने सीधे नहीं हो, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम सिर्फ माफी मांगने तो यहाँ नहीं आए हो। क्या बात है, सच सच बता। ये सुनकर देविक एम्बैरस हो गया। उसने कहा, जब आपने ये बात कह ही दी है तो आपसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। सच तो यही है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आहान ने स्माइल किया और कहा, अब आई ना असलियत बाहर, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर देविक हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान उसको ये बात इतनी डायरेक्टली बोल देगा। सच तो ये था कि उसे आहान की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने कहा, आहान सर, आप तो जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार ही हूँ। प्लीज मेरी मदद करने के लिए मान जाइए। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको नहीं जानता था, इसलिए मुझसे गलती हो गई, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। ये सुनकर आहान ने कहा, ऑफ कोर्स, अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करते, पर अफसोस तुमने ऐसा कर दिया है और तुमने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये सुनकर देवी का चेहरा बिल्कुल उतर गया और उसका दिल उदास हो गया। उसने कहा, तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसे में आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। जब देविक उठकर वहां से जाने लगा तब आहान ने कहा, रुको। देविक आहान को क्यूरियसली देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने उसे क्यों रोका था। देविक ने कहा, क्या बात है आहान सर? आहान ने कहा, मैंने अभी तुमसे इतना कुछ कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? देविक ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस सब का कोई मतलब नहीं है। आहान को लगा कि देविक ज्यादा ही बदल गया है और उसके साथ ज्यादा ही कुछ अच्छा बर्ताव कर रहा है, इसलिए उसने उसकी मदद लेने के बारे में सोचा। उसने कहा, तुम्हें मेरी माफी चाहिए? अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर अगर तुम नहीं कर पाए तो? ये सुनकर देविक बहुत खुश हो गया, पर उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी। उसने कहा, आहान सर, प्लीज बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस मामले को सेटल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आहान ने कहा, तुम इस डेजर्ट के वुल्फ को जानते हो? देविक ने कुछ सोचा और कहा, आप द डेजर्ट वुल्फ की बात कर रहे हैं? आहान ने कहा, हाँ, चौहान फैमिली डेजर्ट वुल्फ। तुम्हें तो उनके बारे में अच्छे से पता होगा ना? देविक ने नोट करके रिस्पॉन्ड किया। आहान ने आगे कहा,
मैं चाहता हूँ कि तुम चौहान हाउस जाओ और डेजर्ट वुल्फ की पोती दीपाक्षी को इनवाइट करो। ये सुनकर देविक ने कहा, आप डेजर्ट वुल्फ से पंगा लेना चाहते हैं? कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है। वो लोग बहुत खतरनाक है। भले ही उनके सामने कोई भी हो, वो मारने से पहले सोचते नहीं है, इसलिए तो आज तक उनका कोई दुश्मन नहीं है। अहन ने कहा, ये सारी बातें मैं जानता हूँ, पर मैंने तुम्हें एक काम दिया है। अगर वो तुम कर सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। माफी तो दूर की बात है। देविक की बोलती बंद हो गई। वो बुरी तरह से फंस चुका था। डेजर्ट वुल्फ से कोई भी पंगा नहीं लेता था। यहाँ तक कि वर्मा फैमिली भी उनके मामलों में नहीं पड़ती थी। बहुत सोचने के बाद देविक ने कहा, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पर मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि ये काम हो जाएगा। वो लोग बहुत खतरनाक है। अहन ने स्माइल किया और कहा, जो करना है करो, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। इसके बाद देविक वहां से चला गया। तब करिश्मा वहां आई। उसने कहा, अहन सर, ये भी महाजन फैमिली से है ना? यश पहली बार यहाँ आए हैं ना? अहन ने उसे देखा और कहा, तुम्हें पसंद आ गया क्या? तुम्हें इससे शादी करनी है? ये सुनकर करिश्मा ने कहा, नहीं, मैंने जानती भी नहीं हूँ, मैं इससे शादी क्यों करूंगी? अहन ने कहा, अच्छा, तो अगर तुम इसे जानती होती तो शादी कर लेती। करिश्मा ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जब अहन ने देखा कि करिश्मा का चेहरा शर्म से लाल हो गया, तब वो हंसने लगा और करिश्मा वहां से भाग गई। अगले दिन अहन को पता चला कि लीना वापस चली गई, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। अहन लीना से मिलकर उसके पैर की चोट के बारे में पूछना चाहता था, पर उससे पहले ही वो जा चुकी थी। अहन पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेट कर रहा था और अपनी इंजरीज रिकवर कर रहा था। एक्यूपंक्चर की वजह से वो काफी हद तक ठीक हो गया था, पर अभी भी कुछ इंटरनल इंजरीज थी जिनको रिकवर होने में इतना टाइम लग रहा था। अहन को यहाँ बहुत अच्छा लगता था। यहाँ बहुत शांति थी कि बस करिश्मा थी जो उससे बहुत बातें करती रहती थी। मेडिटेशन के बाद अहन पेड़ के नीचे बैठा था और रिलैक्स कर रहा था। तभी करिश्मा वहां आई और उसने कहा, अहन सर, आपको पता है मेरे गांव में मेरी उम्र की सब लड़कियों की शादी हो गई है, पर मेरे लिए कभी कोई रिश्ता नहीं आया। लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ क्या? अहन ने सार्कास्टिकली कहा, कम बोला करो, फिर तुम्हारे घर इतने रिश्ते आएंगे कि तुम फैसला नहीं कर पाओगी कि किससे शादी करनी है। तुम्हारे पापा लड़का चूज करते करते पागल हो जाएंगे। करिश्मा ने कहा, ऐसा मत बोलो, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा पागल हो जाएं। अहान हंसने लगा और उसने मन में सोचा, कितनी भोली है, मैं इसे चुप रहने की बात कर रहा हूँ और ये पागल वाली बात लेकर बैठ गई। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तब वहां पर एक जानी पहचानी कार आई। अहान ने करिश्मा से कहा, देखो, गेस्ट आए हैं, जाकर चाय ले आओ। करिश्मा तुरंत घर के अंदर चली गई। कार से पहले पंकज उतरा और फिर उसने किसी बूढ़े आदमी को उतरने में मदद की। वो दोनों एक साथ अहान की तरफ आ रहे थे। अहान कहीं ना कहीं जान गया था कि वो बूढ़े आदमी कौन थे, पर अहान ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसे बस ये समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां क्यों आए थे। जब वो अहान के पास पहुंचे तब अहान ने उससे पूछा, आप कौन है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम रंजीत महाजन है, महाजन फैमिली का हेड। जैसे अहान ने सोचा था वैसा ही था, वो पंकज और देविक के फादर ही थे। अहान ने पंकज की तरफ देखा और इशारे में पूछा कि ये यहाँ क्यों आए हैं, पर पंकज ने इस सवाल को इग्नोर कर दिया। अब रंजीत अहान के सामने बैठ चुके थे और करिश्मा भी चाय ले आई थी। मुद्दे की बात करने से पहले रंजीत ने कहा, क्या आप यहाँ चैन से रह रहे हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? अगर पंकज से कोई कमी हुई है तो आप मुझे बता सकते हैं, पंकज तुरंत आपसे माफी मांगेगा। अहान ने कहा, नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं बहुत आराम से रह रहा हूँ। पंकज ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। रंजीत ने कहा, अच्छा है। रंजीत जिस तरह से बात कर रहे थे, अहान समझ गया था कि कोई बहुत बड़ी बात है। अहान अभी इस मामले से पीछा छुड़वाने के बारे में सोच ही रहा था। वो किसी बड़े लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। रंजीत ने कहा, हाँ, आपसे मिलने के अलावा मैं यहाँ पर किसी और काम के लिए भी आया हूँ। अहान ने मन में सोचा, बस मुझे पता है। अहान रंजीत की बात डायरेक्टली टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने कहा, बोलिए। रंजीत ने कहा, पहले मैं इस मामले में किसी की मदद नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, पर मुझे पता चला कि देविक कुछ कर रहा है जो आपसे रिलेटेड है।
जब मैंने उससे पूछा तब उसने बताया कि आप डेजर्ट वुल्फ से डील करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर आहान हैरान हो गया। उसे नहीं पता था कि वो डेजर्ट वुल्फ की वजह से यहाँ आए हैं। आहान ने कहा, हाँ, मैंने देविक से कहा था कि आपकी भी डेजर्ट वुल्फ से कोई दुश्मनी है। जब मैंने देविक के सामने डेजर्ट वुल्फ का नाम लिया था तो वो बहुत डर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे महाजन फैमिली इस वक्त डेजर्ट वुल्फ से डील करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। रंजीत ने आहान की बात से सहमत होते हुए कहा, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। महाजन फैमिली और डेजर्ट वुल्फ के बीच में कट्टर दुश्मनी है। अगर आज हम बहुत पावरफुल होते तो कब का उनसे बदला ले चुके होते। उनका नाम सुनकर भी हमारे सीने में आग लग जाती है। यह सुनकर आहान ने कहा, ऐसी दुश्मनी किस बात को लेकर? क्या रंजीत आहान को दुश्मनी का कारण बताएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। देविक आहान को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर जब वो नहीं मानता तब वो वहां से जाने लगता है। तब आहान उसे रोकता है और कहता है कि अगर उसे माफी चाहिए तो उसे डेजर्ट वुल्फ की पोती दीपाक्षी को इनवाइट करना होगा। देविक पहले घबराता है, फिर मान जाता है। पंकज अपने पिता रंजीत के साथ आहान से मिलने आता है। रंजीत उसे बताते हैं कि डेजर्ट वुल्फ और महाजन फैमिली में बहुत पुरानी दुश्मनी है। पंकज ने गहरी सांस ली और आहान को डेजर्ट वुल्फ से दुश्मनी के बारे में बताना शुरू किया। हम डेजर्ट वुल्फ से नफरत करते हैं। 3 साल पहले उन्होंने महाजन फैमिली के पुराने हेड और उनकी पूरी फैमिली जिसमें उनकी वाइफ और बेटी थे, उन्हें उन्होंने जान से मार दिया था। ये सारा कांड हमारे पुराने मेंशन में हुआ था। ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि डेजर्ट वुल्फ ऐसा करेंगे। आहान ने कहा, ये डेजर्ट वुल्फ अपने आप को समझते क्या है? कोई भी ऐसा नहीं है क्या जो उन्हें लाइन पर ला सके? वर्मा फैमिली ने भी कुछ नहीं कहा। पंकज ने नाम में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, जब तक बात वर्मा फैमिली पर ना आए तब तक वो कुछ नहीं करते हैं। उनकी भी गलती नहीं है। डेजर्ट वुल्फ ने सबके नाक में दम कर रखा है। आहान पंकज की बात समझता था। डेजर्ट वुल्फ ने अपनी ऐसी पोजीशन बना रखी थी कि कोई भी उनके अगेंस्ट जाने के बारे में सोचता भी नहीं था। वो जानते थे कि अगर वो उनके अगेंस्ट गए तो उन्हें बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। वर्मा फैमिली की भी डेजर्ट में बहुत सुप्रीम पोजीशन थी, पर फिर भी उन्होंने कभी डेजर्ट वुल्फ्स के अगेंस्ट जाने का कभी नहीं सोचा था। इसलिए डेजर्ट वुल्फ देखते देखते बहुत ज्यादा ग्रो कर गए थे। आहान ने कुछ सोचा और कहा, मैं भी डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाना चाहता हूं, पर मेरे पास यहां पर रिसोर्सेज नहीं है। मेरा बेस मनाली है जो यहां से दूर है। प्रॉपर रिसोर्सेज के बिना किसी से भिड़ना बेवकूफी है, और जब सामने डेजर्ट वुल्फ हो तो बहुत सोच समझकर कदम उठाने पड़ते हैं। रंजीत भी जानते थे कि आहान जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। डेजर्ट वुल्फ से लड़ना आसान नहीं था, पर जब उन्होंने देखा कि आहान उनसे लड़ने का मन बना रहा है तब उन्होंने भी अपना मन पक्का किया और कहा, अगर आहान डेजर्ट वुल्फ से लड़कर उन्हें मार सकते हैं तो महाजन फैमिली उनका पूरा साथ देगी। इस बीच अगर हमें कोई नुकसान हुआ तो भी हम कंप्लेन नहीं करेंगे और आपका हर कमांड मानेंगे। ये सुनकर आहान को जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि महाजन फैमिली के हेड इतनी बड़ी बात बोल देंगे। आहान ने हड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जब रंजीत वहां आए थे आहान तभी समझ गया था कि कोई बहुत बड़ा बम फूटने वाला है, और यह बात बोलकर उन्होंने आहान के अंदाजे को सही साबित कर दिया। वो जानता था कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसे डील करने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। रंजीत ने इंसिस्ट करते हुए कहा, जितना मैं आहान रायजादा की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को जानता हूं उनके लिए ये करना नामुमकिन भी नहीं है। भले ही रंजीत आहान की बहुत तारीफ कर रहा था, पर आहान खुद जानता था कि ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। वो डायरेक्टली उन्हें मना करना चाहता था, पर वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। आहान ने इस बात को टालते हुए कहा, इतना बड़ा फैसला मैं ऐसे ही नहीं ले सकता हूं। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर क्या मैं कुछ दिनों में आपको जवाब दे सकता हूं? ये सुनते ही दोनों समझ गए थे कि आहान बात टालने की कोशिश कर रहा था। पंकज उसे और इंसिस्ट करना चाहता था, पर रंजीत ने उसे रोक लिया। रंजीत ने कहा, ठीक है, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आपका जो भी फैसला होगा आप हमें बता देना। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन हाँ में हिला दी। इसके बाद रंजीत ने कहा,
पंकज चलो चलते हैं, आहान को ज्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। दोनों जैसे आए थे वैसे वापस चले गए। उनके जाने के बाद आहान को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कंधों पर बहुत बड़ा भार रख दिया हो। उनके जाने के बाद वहां पर करिश्मा आई और उसने कहा, वो महाजन परिवार के हेड थे ना, बिग बॉस रंजीत सर, कितने बूढ़े हो गए हैं ये। हमारे गांव में भी एक बूढ़ी औरत है बहुत, सब लोग उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं। करिश्मा बहुत बोलती थी पर कभी कभी उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या बोल जाती थी। उसकी जुबान पर कोई फिल्टर नहीं था, पर इस वक्त आहान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने करिश्मा की तरफ देखा और पूछा, करिश्मा, अगर कोई तुम्हारे पूरे परिवार को मार दे तो तुम क्या करोगी? कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और तुम बस अपनी स्ट्रेंथ पर ही भरोसा कर सकती हो। करिश्मा शॉक हो गई थी क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आहान कभी उससे ऐसा सवाल पूछेंगे। पर अब जब आहान ने सवाल पूछा था तो इसके बारे में सीरियसली वो सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उनके साथ तब तक लड़ाई करूंगी जब तक वो मर नहीं जाते या फिर मैं नहीं मर जाती। आहान ने अगला सवाल किया, क्यों? करिश्मा ने कहा, अगर किसी ने मेरे पूरे परिवार को मारा है मतलब वो अच्छा इंसान नहीं है, वो आगे भी और लोगों को मार सकता है, इसलिए ऐसे इंसान का मर जाना ही अच्छा है। करिश्मा की बातें सुनकर आहान स्माइल करने लगा। उसने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि तुम बहुत स्टूपिड लड़की हो, पर ऐसा नहीं है, तुम बहुत समझदार हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और उसने कहा, देखा आहान सर, मैंने कहा था ना कि आप मुझे जितना स्टूपिड बोलते हैं मैं उतनी स्टूपिड नहीं हूँ। फाइनली आप मान ही गए कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ। ये देखकर आहान ने कहा, जाने दो, तुम स्टूपिड ही हो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें समझदार कह दिया। ये सुनकर करिश्मा गुस्सा हो गई और उसने कहा, ये अच्छी बात नहीं है, किसी की तारीफ करने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते हो। इतना कहने के बाद वो वहां से चली गई। आहान को सोचते सोचते 3 दिन हो गए थे। उसे डेजर्ट वुल्फ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बिना सोचे समझे अटैक भी नहीं कर सकता था। इस वक्त वो बहुत दुविधा में था। 3 दिन हो चुके थे, इसलिए अब आहान को रंजीत और पंकज को जवाब देना था और वो जरूरी भी हो गया था। भले ही उसकी हाँ हो या ना हो, उन्हें तो बताना ही था। इसलिए वो सोहित के साथ महाजन मैंशन पहुंच गया। वहां पर रंजीत, पंकज और एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठे हुए थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब आहान वहां पहुंचा तब रंजीत ने उसे वेलकम किया और कहा, आहान, आप हमें बता देते, आपसे मिलने हम आ जाते। यह सुनकर आहान ने कहा, आप आए या मैं आऊं, एक ही बात है। वैसे भी आपकी उम्र ज्यादा है, इतनी आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरा इतना ख्याल किया उसके लिए थैंक यू। जब सब लोग बैठ गए तब कोई चाय लेकर आ गया। आहान ने चाय के कप को हाथ भी नहीं लगाया था, बल्कि वो बस रंजीत को देख रहा था। वो तीनों भी आहान के बोलने का इंतजार कर रहे थे। आहान ने फाइनली कहा, मैंने डेजर्ट वुल्फ से भिड़ने के बारे में बहुत वक्त तक सोचा है। अगर हमें उससे भिड़ना है तो सिर्फ हम दोनों के टीम अप होने से कुछ नहीं होगा। हमें और लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा वुल्फ के अगेंस्ट जाने के लिए। जब तक हम बहुत पावरफुल नहीं हो जाते तब तक डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाना बेवकूफी होगी। रंजीत अच्छे से समझते थे कि आहान क्या कहना चाह रहा है। आहान को अपनी बात डिटेल में समझाने की कोई जरूरत नहीं थी। रंजीत ने कहा, पर डेजर्ट में ऐसी कोई फैमिली नहीं है जो डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाने के लिए मान जाएगी, और वैसे भी डेजर्ट वुल्फ के होते हुए उनसे कांटेक्ट करना भी मुश्किल है। ये सुनकर आहान ने कहा, मैं जानता हूं, पर हमें ये करना ही पड़ेगा। हमारे साथ जितने ज्यादा लोग होंगे हम उतनी आसानी से डेजर्ट वुल्फ को उनकी औकात याद दिला पाएंगे। अगर हमने बिना प्लान के कुछ भी करने का सोचा तो वो हवा में तीर चलाने जैसा होगा। ये बात सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, मुझे लगता है आहान जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। भले ही उनसे कोई भिड़ना नहीं चाहता, पर इस डेजर्ट में बहुत सारी फैमिलीज हैं जो उनसे नफरत करती हैं। डेजर्ट वुल्फ ने हर किसी को परेशान किया हुआ है। आहान ने कहा, एग्जैक्टली। अगर हम सबको अपनी साइड ले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम उन फैमिलीज को इन्फ्लुएंस कर सके तो फिर हम डेजर्ट वुल्फ को दबा पाएंगे। रंजीत ने कुछ सोचते हुए कहा, आपकी बात समझता हूं, पर फिर भी एक प्रॉब्लम है जिसे लेकर मैं बहुत परेशान हूं। आहान ने पूछा, क्या? अभी हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो अभी बोल दीजिए। एक बार प्लान एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए जो बात है अभी बोल दीजिए। क्या पता अभी कोई सोल्यूशन मिल जाए। ये सुनकर रंजीत ने कहा, कोई भी फैमिली तुरंत आने के लिए नहीं मानेगी, हमें उन्हें मनाना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ेगी।
अगर ये बात डेजर्ट वुल्फ को पता चल गई तो फिर हमारे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, पर साथ में आपका प्लान भी चौपट हो जाएगा। आहान सोच में पड़ गया था। यह सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। जब वो इस बारे में सोच रहे थे तब उस आदमी ने कहा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हमारे पास 2 रास्ते हैं जिससे इसके बारे में डेजर्ट वुल्फ को नहीं पता चलेगा। ये सुनकर तीनों उस आदमी की तरफ देखने लगे। आहान ने पूछा, क्या तरीका है? उस आदमी ने कहा, ये 2 तरीके बहुत सिंपल हैं। पहला, हमें कुछ बड़ा करना होगा जिससे डेजर्ट वुल्फ का सारा ध्यान उस चीज पर हो और उन्हें हमारे प्लान की भनक तक ना लगे। दूसरा, जब हम दूसरी फैमिलीज को अपनी साइड लेंगे तब ये बहुत सीक्रेटली करना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि हम बस कैजुअली मिल रहे हैं उनसे। ये सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। ये दोनों ही बातें बहुत सिंपल थी पर बहुत काम की भी थी। आहान ने कहा, ये बहुत सिंपल आइडियाज हैं पर बहुत इफेक्टिव हैं। ये करना पॉसिबल भी है। रंजीत ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, ठीक है फिर ऋत्विक, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस आदमी का नाम ऋत्विक था। उसने कहा, ठीक है। डेजर्ट वुल्फ से डील करने का प्लान तो बन गया था पर अब जरूरत थी उन फैमिलीज को शॉर्टलिस्ट करने की जिन्हें कन्विंस करना था। उन्होंने श्योर होना था कि सामने वाली फैमिली इस न्यूज को लीक ना कर दे। वो लोग काफी देर तक आपस में बात करते रहे। जब बहुत टाइम गुजर गया तो आहान ने कहा, बाकी प्लान हम बाद में करेंगे। इतना कहने के बाद उसने चाय का कप उठाया और एक ही बार में पी गया। इसके बाद उसने कहा, आप लोग यहां फैमिली से बात कीजिए, मैं देखता हूं मनाली में मुझे क्या मदद मिल पाएगी। यह सुनकर रंजीत ने कहा, थैंक यू आहान, हम जानते हैं आपकी मदद से हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। आहान ने स्माइल किया और वहां से जाने लगा। क्या सब कुछ आहान के प्लान के मुताबिक होगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जब आहान को दुश्मनी के बारे में पता चलता है तब वो हैरान हो जाता है। जब रंजीत आहान से मदद मांगते हैं तब आहान उनसे कुछ दिन का वक्त मांगता है। असल में वो इस मामले में पड़ना नहीं चाहता है, इसलिए उसे टालने की कोशिश करता है। 3 दिन बाद वो महाजन फैमिली मेंशन आता है और अपने प्लान के बारे में बताता है। काफी देर डिस्कशन करने के बाद वो वहां से चला जाता है। घर पहुंचने के बाद आहान ने मनाली कॉल लगाया। सामने से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, आहान ने कहा, मैं डेजर्ट वुल्फ पर अटैक करना चाहता हूं। क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? सामने से काम आवाज आई, ये करना बेस्ट है। जितना आहान उस सामने वाले को जानता था उसे पता था कि वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलेंगे। वो आहान के किसी भी आइडिया को डायरेक्टली रिजेक्ट भी नहीं करते थे। आहान भी क्यूरियस हो गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, इसलिए उसने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? उस आदमी ने कहा, ये डेजर्ट वुल्फ किसी की वजह से है। मैं तो नहीं जानता कि आप दोनों के बीच में क्या दुश्मनी है। आपकी बात सुनकर मैं ये जरूर समझ गया हूं कि आपको उनके बारे में डिटेल में नहीं पता है। आहान सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैं डेजर्ट वुल्फ पर अटैक करने वाला हूं, इसलिए नेचुरली मुझे इनके बारे में पता है, पर जो तुम बोल रहे हो उस हिसाब से कुछ सीक्रेट्स हैं जो मैं नहीं जानता हूं। सामने से हल्की सी हंसने की आवाज आई और उसने कहा, आपको ये मामला जितना सिंपल दिख रहा है ये उतना सिंपल नहीं है। आहान ने कहा, ओके। सामने से आवाज आई, आपको क्या लगता है वो फैमिली डेजर्ट में इतने कम टाइम में इतनी पॉपुलर कैसे है? हाँ? पहले वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। आहान ने कुछ सोचा और कहा, अपने स्टाइल की वजह से। वो लोग बहुत बेदर्दी से काम करते हैं, इसलिए शायद कोई फैमिली उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती है। उस आदमी ने कहा, नहीं, ये बस एक कारण है, पर सिर्फ इस वजह से वो इतने पॉपुलर नहीं हो सकते हैं ना। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर लोग बेरहम है, तो डेजर्ट वुल्फ जितने फेमस तो नहीं है ना। आहान इस वक्त बहुत कंफ्यूज था। उसने कहा, क्या वजह है? उस आदमी ने कहा, सर, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई डेजर्ट में ट्रैप सेटअप कर सकता है? आहान कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने कहा, ट्रैप? तुम्हें नहीं लगता कि यह ज्यादा हो गया? कोई डेजर्ट वुल्फ की मदद से डेजर्ट में ट्रैप सेटअप क्यों करना चाहेगा? उस आदमी ने कहा, आप मुझ पर डाउट कर सकते हैं, पर मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि कोई है जो ट्रैप सेट कर रहा है। आहान ने पूछा, क्या तुम जानते हो वो कौन है? उस आदमी ने कहा, नहीं, ये मुझे पता नहीं है, पर मैं जितना जानता हूं वो मनाली की बहुत बड़ी फैमिली है। आहान लंबी सांसें लेने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना था।
ये जानने के बाद भी डेजर्ट वुल्फ के साथ कोई पावर है जिसे वो नहीं जानता है। आहान को और केयरफुल रहने की जरूरत थी। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ फोन रख दिया। इस वक्त करिश्मा आहान के रूम के बाहर खड़ी थी और उसे देख रही थी। आहान को इस तरह देखकर उसने बात करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो चुपचाप वहां खड़ी रही। जब आहान ने उसे देखा तब उसने पूछा, क्या बात है? करिश्मा ने कहा, खाना रेडी है। आहान ने कहा, तुम चलो मैं आता हूं। यह सुनकर करिश्मा तुरंत वहां से चली गई। आहान रूम से बाहर आया और डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगा। जब वो वहां पहुंचा तब करिश्मा ने डाइनिंग टेबल पर सब कुछ सेट कर दिया था। आहान ने खाना देखकर कहा, आज सब कुछ इतना सिंपल क्यों है? तुमने कोई स्पेशल डिश क्यों नहीं बनाई है? यह सुनकर करिश्मा थोड़ी चिढ़ गई। उसने कहा, आपको हमेशा स्पेशल खाना क्यों चाहिए? मैंने इतनी बार आपके लिए इतनी टेस्टी डिशेस बनाई हैं, पर कभी कभी मेरा भी तो सिंपल खाना बनाने का और खाने का मन करता है। आहान ने कहा, अब तुम मुझे ब्लेम करोगी? मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। इतने वक्त से आहान के साथ रहते रहते करिश्मा उसे अच्छे से समझने लगी थी। वो आहान की हर बात और एक्सप्रेशन को समझ जाती थी। उसने टॉन्ट मारते हुए कहा, ठीक है, आगे से मैं आहान सर के लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। मैं समझ गई हूं कि मेरी गलती है। आहान भी जानता था कि अब उससे गुस्सा होने की एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं था। उसने करिश्मा को इग्नोर किया और फिर से डेजर्ट वुल्फ के बारे में सोचने लगा। कुछ दिनों तक आहान सोच रहा था कि उसे डेजर्ट वुल्फ की बैग के बारे में महाजन फैमिली को बता देना चाहिए या नहीं। पंकज एक बार फिर से आहान से मिलने के लिए वहां पर पहुंच गया। इस वक्त आहान पेड़ के नीचे बैठा था और फ्रूट्स खा रहा था। उसे वहां बैठा देख पंकज तुरंत वहां आ गया। उसके चेहरे पर स्माइल थी और आंखों में चमक थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जिस प्लान के बारे में वो लोग बात कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो गया था। उसे इतना खुश देखकर आहान ने कहा, इतना खुश तो सिर्फ मैंने दूल्हे को देखा है, वो भी उसकी शादी से पहले। यह सुनकर भी पंकज की खुशी कम नहीं हुई और उसने कहा, पर अब आपने मुझे भी देख लिया है। आज बहुत खुशी का मौका है और मुझे ये जाहिर करने से कोई नहीं रोक सकता है। आहान ने कहा, क्या हुआ है? कोई फैमिली हमारा साथ देने के लिए मान गई है क्या? यह बात सुनकर पंकज सरप्राइज हो गया और उसने कहा, आपको कैसे पता चल गया? आपको पहले ही किसी ने बता दिया था क्या? आहान ने जवाब दिया, तुम्हारे जिस तरह से पर निकले हुए हैं और जितने तुम खुश हो ना, किसी को भी पता चल जाएगा। अब बताओ मुझे कि क्या हुआ है? पंकज ने कहा, हो गया, कल हमारी बात हो गई थी। आहान ने कहा, क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना, ऐसे में तुम्हारी बात कैसे समझ सकता हूं मैं? पंकज ने अपने आप को शांत किया और कहा, आहान सर, हमने डिसाइड किया था ना कि हम कुछ फैमिली से कांटेक्ट करेंगे ताकि हम डेजर्ट वुल्फ के खिलाफ खड़े हो सके। आहान ने कहा, तो तुम्हारी उनसे बात हो गई है? पंकज ने स्माइल किया और कहा, हमारी सिर्फ उनसे बात ही नहीं हुई है, बल्कि वो हमसे ज्यादा बेचैन है डेजर्ट वुल्फ से बदला लेने के लिए। रॉय फैमिली ने कहा है कि वो हमारी पूरी मदद करेंगे। वो बस चाहते हैं कि डेजर्ट वुल्फ पर भयंकर अटैक किया जाए। यह सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसे नहीं पता था कि डेजर्ट वुल्फ के दुश्मन हैं और वो उसके मरने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इस वक्त आहान सोच रहा था कि उसे वो बात करनी चाहिए या नहीं। जब पंकज ने देखा कि आहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तब उसे समझ नहीं आया कि वो क्या सोच रहा है। उसने पूछा, आहान सर, सब ठीक है ना? आहान ने कहा, हाँ, सब ठीक है। उसने सोचा कि इसके बारे में बताने का उसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब उन्हें एक फैमिली का सपोर्ट और मिल गया था और अब जो भी होना था वो आगे देखा जाएगा। वैसे भी पहला स्टेप तो लिया जा चुका था, अब पीछे हटना मुश्किल था। पंकज ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, रॉय फैमिली के घर पर एक बड़ा ओकेजन है और उन्होंने हमें इनवाइट किया है। अगर हम वहां जाएंगे तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आहान ने पूछा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? पंकज ने कहा, मेरे फादर यही चाहते हैं। अगर आप चलेंगे तो आप उनसे मिल पाएंगे और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मगर अगर आप नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आहान ने कुछ सोचा और कहा, अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे। पंकज ने कहा, ये मेरे फादर की इच्छा है, पर फाइनल फैसला तो आपका ही होगा। आहान ने कहा, तुम यहाँ पर्सनली मुझे इनवाइट करने आए हो तो फिर मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूं? पंकज ने कहा और स्माइल किया। आहान सर, मैं बातें बनाकर नहीं कह रहा हूं, पर डेजर्ट में ऐसा कोई शायद ही होगा जिससे पता नहीं होगा कि आपने मनाली में क्या किया है।
अगर वो आपसे पर्सनली मिल लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आहान ने स्माइल किया और कहा, ठीक है। इसके बाद पंकज वहां से चला गया। पंकज ने आहान को बताया कि रॉय फैमिली में किसी का जन्म हुआ है। आहान ने सोचा कि अगर वहां जाना ही है तो उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसने करिश्मा से पूछा, करिश्मा, अगर तुम्हें किसी को गिफ्ट देना है तो तुम क्या दोगी? आहान ने करिश्मा का ओपिनियन पूछा क्योंकि वो कुछ काम की चीज देना चाहता था। करिश्मा भी इस बारे में सीरियसली सोचने लगी। उसने कहा, आपको कोई अंगूठी या फिर पेंडेंट देना चाहिए जिस पर कोई स्टोन लगा हो। जब मेरी बहन पैदा हुई थी तब किसी ने उसे ये दिया था। मुझे वो बहुत पसंद आया था, पर मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ। करिश्मा की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में ज्वेलरी आइटम लेना चाहती थी। ये देखकर आहान ने कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसा कुछ तुम्हारे बर्थडे पर दिलाऊं तो? ये सुनकर करिश्मा ने कहा, नहीं, मैं आपसे कुछ कैसे ले सकती हूँ, मुझे आपसे गिफ्ट नहीं चाहिए। आहान ने कहा, पर क्यों? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं ले सकती हो? करिश्मा ने कहा, क्योंकि अगर मैंने आपसे गिफ्ट लिया तो मुझे भी आपको गिफ्ट देना पड़ेगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको कोई अच्छा गिफ्ट दे सकूं। ये सुनकर आहान ने कहा, मुझे गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। करिश्मा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे कोई गिफ्ट लूं और बदले में आपको कुछ ना दूं। मेरी मम्मी कहती है कि यह बात अच्छी नहीं है। आहान जानता था कि करिश्मा बहुत जिद्दी है और अगर उसने एक बार कुछ ठान लिया तो फिर उसे मनाना बहुत मुश्किल था। यह सोचकर आहान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिलाऊंगा और फिर तुम भी मुझे उस रेंज का कोई गिफ्ट दे सकती हो, ठीक है? करिश्मा ने कुछ सोचा और फिर मान गई। आहान मुस्कुराया और उसने सोचा कि करिश्मा कितनी भोली है। इसके बाद आहान ने उससे कहा, अच्छा, कुछ देर बाद तुम मेरे साथ मार्केट चलना, मुझे रॉय फैमिली के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना है। ठीक है, करिश्मा ने कहा और खुशी खुशी वहां से चली गई। रॉय विला के बड़े से हॉल में फैमिली हेड दीनानाथ रॉय बैठे हुए थे। उनकी उम्र लगभग 45 साल थी। उनके पास किसी फैमिली के कुछ और मेंबर्स भी बैठे हुए थे जो बहुत पावरफुल थे। दीनानाथ ने पूछा, तो बताओ मुझे, इस बार डेजर्ट वुल्फ से डील करने में तुम लोग कितना कॉन्फिडेंट हो? एक आदमी ने कहा, अगर महाजन फैमिली ने इनिशिएटिव लिया तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। हम उन्हें हरा पाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम अपना डर तो पैदा कर पाएंगे। तभी दूसरे आदमी ने कहा, आर्यन, ऐसा नहीं होगा, तुम गलत सोच रहे हो। आर्यन ने नाराज होते हुए कहा, इसमें गलत क्या है? डेजर्ट वुल्फ हमारे दुश्मन है। महाजन फैमिली अब तक एक डिसीजन पर नहीं थी। ऐसे में क्या वो आहान का साथ देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान को पता चलता है कि डेजर्ट वुल्फ को मनाली की किसी बड़ी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। वो सोचता है उसे ये बात महाजन फैमिली को बतानी चाहिए या नहीं। पंकज उससे मिलने आता है और बताता है कि रॉय फैमिली उनका साथ देने के लिए मान गई है और उन्होंने उन्हें उनके घर के फंक्शन के लिए इनवाइट किया है। रॉय फैमिली में डेजर्ट वुल्फ को लेकर डिस्कशन चल रहा होता है। उस आदमी ने कहा, आर्यन, अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसे ही रहा ना तो फिर आज नहीं तो कल तुम रॉय फैमिली में तूफान लाकर ही रहोगे। ये सुनकर आर्यन के पास बैठे एक लड़के ने कहा, रोशन अंकल, आर्यन क्या गलत कह रहा है? आपको याद नहीं है कि 3 साल पहले क्या हुआ था? रोशन ने कहा, मुझे अच्छे से याद है कि 3 साल पहले क्या हुआ था, पर तब की बात और है और अब की बात अलग है। आर्यन चिल्लाया, क्या अलग है? अगर हमें हमारी दुश्मनी का कारण याद है तो फिर हमें उनसे बदला लेना चाहिए, वो भी तब जब हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है। रोशन को लग रहा था कि आर्यन बहुत इम्प्रैक्टिकली सोच रहा है, इसलिए उसने उससे बहस नहीं की और सीधा दीनानाथ से कहा, भाई साहब, भले ही हम महाजन फैमिली से हाथ मिलाकर डेजर्ट वुल्फ पर अटैक करने वाले हैं, पर फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। हमें बिना सोचे समझे एक्ट नहीं करना चाहिए। वैसे भी जो 3 साल पहले हुआ था उससे उभरने में हमें बहुत वक्त लग गया था। दीनानाथ ने आर्यन और रोशन को देखा और कहा, रोशन, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। आर्यन ने बेचैन होते हुए कहा, ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। अगर हम अकेले हुए तो हम डेजर्ट वुल्फ का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको याद है ना 3 साल पहले उन्होंने हमारे परिवार के साथ क्या किया था? आर्यन की टोन सुनकर रोशन को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, आर्यन, तुम अपनी फैमिली के हेड से इस तरह बात नहीं कर सकते हो। इस वक्त दीनानाथ ने वहां पर बैठी एक लड़की को देखा।
वक्त तक बहुत शांत बैठी हुई थी और सबकी बातें सुन रही थी। दीनानाथ ने उससे पूछा, जूही, तुम्हारा इन सब में क्या कहना है? जूही इन सब में छोटी थी। वो बहुत खूबसूरत और सिंपल लड़की थी, पर वो वहां बैठने की वजह ये नहीं थी। उसके वहां बैठने की वजह ये थी कि वो बहुत समझदार थी। जूही ने कहा, रोशन अंकल ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। भले ही हमें बदला लेना है पर हमें केयरफुल रहना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि जब हमने स्टेप ले लिया है तो अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अच्छा यही होगा कि हम उसे जान से मार देंगे। आर्यन ने इरिटेट होते हुए कहा, जूही तुम चुप रहो, तुम अभी छोटी हो। जूही ने कहा, ये बात मुझे भी पता है, पर महाजन फैमिली हमारे साथ है ना। अगर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा ना। दीनानाथ जूही की बातें सुन रहे थे, इसलिए जूही ने आगे कहा, मुझे लगता है कि महाजन फैमिली के पास कोई ना कोई बड़ा प्लान जरूर है। रोशन ने सुनकर कहा, अब तो हमें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अगर महाजन फैमिली का प्लान डेजर्ट वुल्फ को जान से मारने का है तो फिर भी वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। महाजन फैमिली उनसे इतनी नफरत करती है कि वो कुछ भी कर सकती है। आर्यन सबकी बातें सुन रहा था। रोशन की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, रोशन अंकल की बात सुनकर हम सब कहीं छुप जाते हैं और इस मामले में नहीं पड़ते हैं। यही, फिर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हमें केयरफुल रहने की भी जरूरत नहीं है। यह सुनकर रोशन ने कहा, मैं जो कह रहा हूं हमारे भलाई के लिए कह रहा हूं। तुम्हारे भरोसे तो भले ही हम मर जाए तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों के बीच में भयंकर बहस छिड़ गई थी। जूही इस वक्त वहां पर चुपचाप बैठी थी। ये सब देखकर दीनानाथ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चिल्लाया, बस चुप रहो दोनों। ये बोलकर उन्होंने उन दोनों को याद दिलाया था कि इस फैमिली के हेड वो थे। दोनों के चुप होने के बाद उन्होंने अपने आप को शांत किया और कहा, मैं जानता हूं सब क्या सोच रहे हैं, हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। इसके बाद उन्होंने रोशन को देखा और कहा, रोशन मैं मानता हूं तुम जो कह रहे हो परिवार की भलाई के लिए कह रहे हो, पर बिना कुर्बानी के कोई जंग नहीं जीती जा सकती है। अगर महाजन फैमिली कुछ भी कर सकती है तो रॉय फैमिली भी कुछ भी कर सकती है। यह सुनकर सब लोग शांत हो गए थे। हेड ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया था। लास्ट में उन्होंने कहा, महाजन फैमिली हमारे फंक्शन में आने वाली है, आगे की बात हम बाद में करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। यह सुनकर सब वहां से जाने लगे। तभी दीनानाथ ने जूही को रोका और कहा, जूही रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जूही तुरंत रुक गई और वो दोनों सबके जाने का इंतजार करने लगे। सबके जाने के बाद दीनानाथ ने कहा, जूही अब तुम बड़ी हो गई हो। जूही ने कहा, हाँ अंकल मैं 24 साल की हो गई हूँ। जूही इस बात को लेकर बहुत पैनिक कर रही थी। वो जानती थी कि ये कॉन्वर्सेशन कहाँ जाने वाली थी। दीनानाथ ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब हमारी छोटी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। जूही ने कहा, आप शायद काम में बहुत बिजी थे इसलिए आपको पता नहीं चला। दीनानाथ ने कहा, हाँ तुम तो जानती हो कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। वो तो तुम हो जो काफी कुछ संभाल लेती हो, वरना। जूही ने कहा, नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही कर रहे हैं। अगर हम साथ में मिलकर कहीं काम नहीं कर सकते तो फिर हम कभी उभर नहीं पाते। दीनानाथ जूही से बहुत खुश थे। उन्होंने मन में सोचा कि काश जूही लड़का होती। वो जितनी समझदार थी उतने समझदार आर्यन या कोई और नहीं थे। दीनानाथ ने कहा, तुम महाजन फैमिली के छोटे बेटे को जानती हो ना, क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? जूही जानती थी कि यह बात आने वाली थी। वो इस वक्त शादी नहीं करना चाहती थी और अपने काम पर फोकस करना चाहती थी, पर उसने अपने मन की बात दीनानाथ को नहीं बताई थी। उसने कहा, ठीक है जैसा आप बोले, मैं उनसे मिल लूंगी। दीनानाथ जूही को बहुत प्यार से देख रहे थे। ये देखकर जूही ने कहा, अंकल अगर आपको और कोई बात नहीं करनी है तो फिर मैं यहां से जाऊं? दीनानाथ ने कहा, हाँ तुम जाओ और आराम करो। जूही वहां से चले गई और उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद दीनानाथ ने ही उसका ख्याल रखा था। वो उनकी बात को टाल नहीं सकती थी, इसलिए वो दीनानाथ की बात मान गई थी। उधर आहान और करिश्मा एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच गए थे। वहां पर एक सेल्स पर्सन ने कहा, ये पेंडेंट बहुत सुंदर है, चाहे आप इसे पहने या किसी को गिफ्ट दें, ये बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। आहान ने देखा कि वो एक बहुत सुंदर पेंडेंट था जिस पर ब्लू स्टोन था और वो स्क्वायर शेप का था। उसे वो पेंडेंट देखते ही पसंद आ गया था। उसने कहा, इसे मेरे लिए पैक कर दो। सेल्स पर्सन बहुत एक्साइटेड हो गई और उसने कहा, सर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है,
बहुत लोगों को ये पेंडेंट पसंद आया पर किसी ने भी इसे खरीदा नहीं। आप ही हैं जिन्होंने इस पेंडेंट को पैक करने के लिए कहा है। लोगों को लगता है ये बहुत महंगा है। आहान स्माइल कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो सेल्स पर्सन उसके अमीर होने की तारीफ कर रही थी। तभी अचानक से करिश्मा ने कहा, आहान सर, ये देखो, ये रैबिट कितना सुंदर लग रहा है। करिश्मा का हाथ इस वक्त एक पेंडेंट की तरफ था जो रैबिट शेप का था और उस पर ग्रीन जेमस्टोन लगा हुआ था। ये देखकर सेल्स पर्सन खुश हो गई और उसने कहा, सर, मैं आपके लिए पैक कर दूं? मैं इस पर आपको अच्छा डिस्काउंट दिलवा सकती हूँ। ये देखकर करिश्मा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रही हूँ। मैं इतनी महंगी चीज नहीं खरीद सकती हूँ। ये देखकर वो सेल्स पर्सन अजीब फील करने लगी। उसने देखा कि करिश्मा ने बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए थे पर आहान बहुत अमीर लग रहा था। वो जानती थी कि फाइनल फैसला आहान का ही होगा, इसलिए वो आहान को देखने लगी पर आहान ने भी मना कर दिया। उसने कहा, आप सिर्फ वही पेंडेंट पैक कर दो। अगर ऐसे पसंद नहीं है तो फिर मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर वो सेल्स पर्सन डिसअपॉइंट हो गई और उसने कहा, सर, मैं इसे आपके लिए रख देती हूँ। अगर आपका मन बदले तो आप कभी भी इसे मेरे पास से ले जा सकते हैं। आहान ने पेमेंट किया और करिश्मा के साथ वहां से जाने लगा। तभी वहां पर एक लेडी आई और उसने कहा, मैंने तुम्हें जो पेंडेंट रखने के लिए कहा था वो कहाँ है? सेल्स पर्सन ने कहा, मैम सॉरी, वो तो बिक चुका है। उस लेडी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, क्या बिक चुका है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उसे वापस लेने आऊंगी। फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सेल्स पर्सन ने कहा, हाँ, आपने मुझे बोला था पर उस बात को अब 1 हफ्ता हो गया है। हम इतनी देर तक कोई पीस रोक कर नहीं रख सकते हैं। उस लेडी ने कहा, 1 हफ्ता हो गया तो क्या हुआ? मुझे पैसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया तो क्या आप उसे किसी और को दे देंगे? उस सेल्स पर्सन को बहुत अजीब लग रहा था। आहान ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये मैटर उससे रिलेटेड नहीं था। वो बस वहां से चुपचाप जा रहा था। तब उस लेडी ने कहा, ए, तुम दोनों रुक जाओ। यह सुनकर वो दोनों मुड़ गए। आहान ने रूखी आवाज में कहा, क्या बात है? उस लेडी ने कहा, क्या वो पेंडेंट तुमने खरीदा है? आहान ने कहा, कौन सा पेंडेंट? उस लेडी ने कहा, वही पेंडेंट जो स्क्वायर शेप का था और उस पर ब्लू जेमस्टोन लगा हुआ था। आहान ने सेल्स पर्सन की तरफ देखा। वो बहुत एम्बैरस हो गई थी। आहान ने उसे इग्नोर किया और उस लेडी से कहा, हाँ, वो पेंडेंट मैंने खरीद लिया है। ये सुनकर उस लेडी ने कहा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ, तुम वो पेंडेंट मुझे दे दो। मैं तुम्हें 2000 एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूँ। आहान ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं 2000 के लिए मेरा पसंद किया हुआ आइटम दे दूंगा? समझते क्या हो तुम अपने आप को? यह सुनकर उस लेडी ने कहा, ज्यादा मत बनो, मैं तुम्हें 5000 देने के लिए तैयार हूं। इससे ज्यादा 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। चुपचाप वो पेंडेंट मुझे दे दो। तुम जैसों के मुंह लगने का शौक नहीं है मुझे। ज्यादा नाटक किए तो तुमसे डील करने के लिए मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। यह सुनकर आहान ने कहा, एक काम करो, जिसे बुलाना है बुला लो। वैसे भी तुम जैसे लोगों को मुंह लगाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं मैं, इडियट। आहान ने कहा और वहां से जाने लगा पर वो लेडी भागकर उनके सामने आ गई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ा वो जोर से चिल्लाने लगी और आहान को एक लेडी को धक्का देने के लिए फ्रेम करने लगी। उसने कहा, इसने एक लेडी को धक्का मारा है। ये कैसी हरकत है? क्या कोई किसी लेडी को इस तरह ट्रीट करता है? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बहुत सारे राह चलते लोग रुक गए थे। अब आहान क्या करेगा, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। डेजर्ट वुल्फ पर लेकर रॉय फैमिली में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। घर के हेड दीनानाथ अपना फाइनल फैसला सुना देते हैं। उधर आहान करिश्मा के साथ ज्वेलरी शॉप पर जाता है जहां उसे एक पेंडेंट पसंद आता है और वो उसे खरीद लेता है। करिश्मा की नजर भी एक पेंडेंट पर पड़ती है पर वो उसे लेने से मना कर देती है। जब वो वहां से जाने लगते हैं तब एक लेडी आती है जिसे वो पेंडेंट चाहिए जो आहान खरीद चुका है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है और वो लेडी आहान पर उसे धक्का देने का झूठा इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। अपने पर झूठे इल्जाम लगते देखकर आहान को बहुत गुस्सा आता है। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, कुछ लोग तो उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर तो आहान को और गुस्सा आ गया। उन लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देख करिश्मा ने आहान का शर्ट कसकर पकड़ लिया था। आहान ने उसकी तरफ देखा और मन में सोचा, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। ये औरत है इसलिए मैं इस पर हाथ तो नहीं उठा सकता हूं और ये लोग मुझ पर अटैक करेंगे तो फालतू का ड्रामा हो जाएगा। इतना बोलने के बाद दोनों वहां से भागने लगे। कुछ दूर भागने के बाद करिश्मा बहुत थक गई थी
इसलिए उसने आहान को रोका और कहा, सर मैं और नहीं भाग सकती। करिश्मा पूरी तरह से हाँफ रही थी। आहान ने कहा, तुम इतनी वीक हो क्या? करिश्मा ने कहा, मैं लड़की हूँ, आपकी जितनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती ना मुझ में। करिश्मा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। आहान ने करिश्मा की तरफ देखा और कहा, पर तुम एक ऑर्डिनरी लड़की तो नहीं लगती हो। यह सुनकर करिश्मा ने कहा, ऑर्डिनरी नहीं लगती हूँ? मुझे तो मैं हमेशा से बहुत सिंपल लड़की लगी हूँ। वो समझ नहीं पा रही थी कि आहान क्या कहना चाह रहा था। आहान ने कहा, तुम ऑर्डिनरी कैसे हो सकती हो? तुम तो... बोलते बोलते आहान रुक गया। करिश्मा आहान को घूर रही थी और इसकी बात पूरी होने का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, मैं तो क्या? आहान ने कहा, तुम कितनी बोलती हो, बहुत ज्यादा बातूनी लड़की हो तुम। ये सुनकर करिश्मा नाराज हो गई और उसने आहान से बात नहीं की। वो आहान का नेचर जानती थी और आसानी से उसके मजाक से नाराज नहीं होती थी, पर इस वक्त वो बहुत गुस्सा हो गई थी। उसे ऐसे देखकर आहान ने कहा, सॉरी करिश्मा, तुम अपने आहान सर को माफ नहीं करोगी? करिश्मा ने कुछ नहीं कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी पीछे से आवाज आई, ए रुक जाओ तुम दोनों। वो भागते भागते उनके पीछे आ रही थी और पूरी तरह से हाँफ रही थी। उसे अपने पास आता देख करिश्मा ने कहा, मैं और नहीं भाग सकती हूँ। आहान ने उसकी तरफ देखा और उसे अपने गोद में उठा लिया और भागने लगा। उसे ये बात अच्छी तो नहीं लगी, पर वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। आहान की स्पीड अच्छी थी, इसलिए वो भागते भागते काफी दूर आ गया था, इसलिए वो लेडी बहुत पीछे रह गई थी। करिश्मा ने कहा, मुझे नीचे उतारिए। उसने देखा कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। आहान ने स्माइल किया और कहा, पहले बताओ तुमने मुझे माफ किया या नहीं? करिश्मा छोटे गांव से थी, इसलिए उसे लोगों से बहुत शर्मा रही थी। वो बस आहान को उसे नीचे उतारने के लिए कह रही थी, पर आहान मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे जिद करते देख आहान ने कहा, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। ये सुनकर करिश्मा ने कहा, अच्छा आप पहले मुझे नीचे उतारिए। आहान ने पूछा, तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? करिश्मा ने कहा, मैं आपको माफ कर दूंगी, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, बहुत लोग देख रहे हैं। आहान ने कहा, तो क्या हुआ, देखने दो। अब करिश्मा के पास कोई और उपाय नहीं बचा तो उसने कहा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतार दो, ये सही नहीं है, मैं पक्का आपसे नाराज नहीं होंगी। जब करिश्मा ने यह बात बोली तब आहान ने उसे नीचे उतार दिया। नीचे उतारते ही करिश्मा ने आहान से मुंह फेर लिया था। आहान ने कहा, तुम अपनी बात से मुकर रही हो। करिश्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बस स्टैंड की तरफ जाने लगी। आहान ने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे जा रहा था। दोनों बस में बैठे और उन्होंने काफी देर तक आपस में बात नहीं की। कुछ देर बाद उनका स्टॉप आ गया था और दोनों बस से उतर गए। यहां से घर जाने तक कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्हें वहां से चलकर ही जाना था। जब वो स्टॉप पर उतरे तब करिश्मा को अपना गांव नजर आया। वो आहान को अपने घर ले जाना चाहती थी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, आहान सर, अब मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी। आहान ने कहा, सच में? करिश्मा ने कहा, हाँ। आहान ने कहा, मैं जानता था कि तुम बहुत अच्छी हो। इसके बाद करिश्मा ने कहा, आहान सर, वो सामने जो गली जा रही है वहां पर मेरा गांव है, आप मेरे घर चलेंगे? आहान ने उस डायरेक्शन में देखा और कहा, पर मैं बिना गिफ्ट लिए गया तो ये अच्छी बात नहीं है ना? करिश्मा ने कहा, आप उसके बारे में मत सोचो, आप बिना गिफ्ट के मेरे साथ चलो। आहान ने कहा, ठीक है फिर चलते हैं, मैं भी तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहता हूं। यह सुनकर करिश्मा बहुत खुश हो गई और उसने आहान का हाथ पकड़ा और उसे अपने गांव की तरफ ले गई। वहां पर चौक में कुछ लोग बैठे थे और ताश खेल रहे थे। उनमें से जैसे ही एक ने करिश्मा को देखा वो चिल्लाने लगा, अरे देखो करिश्मा आ गई। करिश्मा ने भी सबको हंसकर ग्रीट किया और आहान का इंट्रोडक्शन कराया। इसके बाद वो दोनों करिश्मा के घर पहुंचे। घर के बाहर एक लड़की थी जो करिश्मा से थोड़ी छोटी थी। करिश्मा को देखकर ही वो चिल्लाई, करिश्मा दीदी। वो भागकर करिश्मा के गले लग गई। आहान समझ गया था कि वो उसकी छोटी बहन है जिसके बारे में उसने उसे बताया था। करिश्मा ने पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? उस लड़की ने कहा, मम्मी पापा खेत गए हैं, अभी बस आते ही होंगे। ये बोलते बोलते उसने आहान को देखा, पर बिना कुछ बोले करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। आहान भी उनके पीछे पीछे चला गया। आहान ने देखा कि उसका घर काफी बड़ा था। पीछे एक गार्डन था जिसमें फ्रूट्स और सब्जियां लगे हुए थे। आहान ने जितना सोचा था वो उतने गरीब नहीं थे। उनका घर सजा हुआ था और फर्नीचर भी काफी अच्छा था। आहान समझ नहीं पा रहा था फिर करिश्मा को हमेशा पैसों से इतना मतलब क्यों था। जब करिश्मा उसके पास आकर बैठी तब उसने कहा, तुम अपनी बहन से बात कर लो, मैं ठीक हूं। करिश्मा ने कहा,
उसे आप बहुत स्मार्ट लगे, इसलिए वो आपके सामने नहीं आ रही है। ये सुनकर आहान हंसने लगा। कुछ देर बाद करिश्मा के पेरेंट्स भी आ गए थे। वो आहान को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी अच्छे से खातिरदारी की। रात का खाना खाने के बाद वो लोग वहां से चले गए। रास्ते में आहान ने कहा, सब लोग तुम्हें कितना मिस करते हैं। तुम हफ्ते में एक दिन छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? वैसे भी तुम्हारा घर तो पास में ही है। करिश्मा ने कहा, नहीं, मैंने पंकज सर से वादा किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगी, इसलिए मैं आपको छोड़कर घर नहीं आ सकती हूँ। वो जानता था कि करिश्मा बहुत जिद्दी है, इसलिए उसने उसे आगे समझाने की कोशिश नहीं की। 2 दिन बाद रॉय फैमिली के फंक्शन का दिन आ गया था। महाजन फैमिली से पंकज, देविक और ऋत्विक आए थे। उनके साथ आहान भी था। उन्हें आता देख रॉय फैमिली पर्सनली उन्हें रिसीव करने आई थी। सबने एक दूसरे को बहुत अच्छे से ग्रीट किया था। कुछ देर बाद रॉय फैमिली उन्हें एक दूसरे रूम में ले आई थी। ये रूम ज्यादा शांत था। आर्यन वहां उनके साथ था और कुछ देर बाद दीनानाथ भी वहां पर आ गए थे। उनके साथ जूही भी आई थी। दीनानाथ को देखकर पंकज खड़ा हो गया और उसने कहा, मिस्टर रॉय, कैसे हैं आप? इतने वक्त बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों ने बहुत जेंटली एक दूसरे को हक किया। दीनानाथ ने कहा, सच में बहुत वक्त बाद मिले हैं हम। दोनों एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते थे। दीनानाथ ने पंकज के साथ और लोगों को देखा, तब उसने पूछा, इनका इंट्रोडक्शन? पंकज ने कहा, ये मेरा छोटा भाई देविक है और ये ऋत्विक। दीनानाथ ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये कौन है? पंकज ने कहा, आप गेस कीजिए। ये महाजन फैमिली का हिस्सा नहीं है, पर ये प्लान इन्हीं का है। दीनानाथ ने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैं नहीं जानता कि ये आदमी कौन है, पर ये उम्र में बहुत छोटे लग रहे हैं। देविक ने कहा, मिस्टर रॉय, कोशिश कीजिए, ये मनाली से हैं और बहुत पावरफुल हैं। दीनानाथ इस वक्त बहुत क्यूरियस हो रहे थे। वो जितना आहान को देख रहे थे उतना ज्यादा सरप्राइज हो रहे थे। उन्होंने बहुत सोचने के बाद कहा, कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं, मनाली के यंगेस्ट मास्टर और मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट? पर वो यहां क्यों आए हैं? पंकज हंसा और उसने कहा, लगता है आप इन्हें पहचान गए हैं। आहान सर और डेजर्ट वुल्फ के बीच में कोई दुश्मनी है, इसलिए वो यहां आए हैं। अगर वो यहां नहीं होते तो शायद हम भी यहां बैठकर डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट प्लान नहीं बना रहे होते। दीनानाथ ने कहा, इसका मतलब सारा प्लान इनका है और महाजन फैमिली प्लान का हिस्सा है? पंकज ने सहमति में गर्दन हिला दी। तभी आहान ने कहा, मिस्टर रॉय, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी हम उस डेजर्ट वुल्फ को यहां से हटा सकते हैं। हम सब इसमें साथ हैं। एक तो दीनानाथ खुश थे कि वो आहान रायजादा है, ऊपर से जब उन्होंने देखा कि वो कितना मॉडेस्ट है तब वो और भी ज्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने कहा, अगर मिस्टर आहान रायजादा हमारे साथ है तो हमारी जीत फाइनल है। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे और खुश थे, बस जूही के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो शायद आहान को अच्छे से नहीं जानती थी। सबको ऐसे देखकर पंकज ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, भले ही आहान सर हमारे साथ हैं, पर उनका बेस मनाली में है। अगर हमें डेजर्ट वुल्फ को हराना है तो हमें अपना बेस्ट देना ही होगा। दीनानाथ भी इस बात को सुनकर सीरियस हो गए थे और उन्होंने कहा, हाँ, ये मैटर हमारा है और आहान की मदद मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी हम केयरलेस नहीं हो सकते हैं। पंकज ने फर्म टोन में कहा, अगर रॉय फैमिली हमारा साथ देने के लिए तैयार है तो फिर मैं भी उनसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। हम डेजर्ट वुल्फ पर अटैक करने वाले हैं, पर अगर हम उसे मारने में सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर हम यहां से भाग जाएंगे। हमें उम्मीद है कि रॉय फैमिली पहले ही तैयार है। दीनानाथ और जूही ये बात सुनकर सरप्राइज हो गए। उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल गए थे। दीनानाथ ने कुछ सोचा और कहा, हमें महाजन फैमिली पर पूरा भरोसा है, पर अगर ये बात... वो अपनी बात पूरी तरह से बोल पाते इससे पहले ही जूही ने कहा, अंकल, हमारे पास और क्या ऑप्शन है? डेजर्ट वुल्फ के अगेंस्ट जाने के बाद या तो हम जीत सकते हैं या फिर हार सकते हैं। मिड सेटलमेंट होना तो पॉसिबल नहीं है, और अगर हम हार गए तो फिर क्या वो हमें आसानी से छोड़ देंगे? क्या दीनानाथ जूही की बात सुनकर अपना फैसला बदल देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM।